पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग की गोंग के साथ फाइट शुरू हो गई होती है, लेकिन एल्डर आकर इनकी फाइट रुका देते हैं। पर तब उन दोनों में एक चैलेंज लग जाता है कि 1 साल बाद दोबारा से इन दोनों के बीच फाइट होगी और उस फाइट में जो भी जीतेगा वो सारे के सारे डिसाइपल का लीडर बन जाएगा और हारने वाले को मरना पड़ेगा, जिस पर फैंग भी मान जाता है। पर जब वो वहाँ से घर आता है तो उसके फादर से उसे पता चलता है कि वो तो उसके असली फादर है ही नहीं। उसी भिखारी ने बचपन में ही फैंग को उनके हाथ में दे दिया था ताकि वो उसे संभाल सके। ये देखकर तो फैंग एकदम हैरान हो गया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फैंग के सामने वही असैसिन आता है जो काफी टाइम से उसका पीछा कर रहा था। वो फैंग से कहता है, मैंने तुम्हारी पावर्स देखी है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उस दिन जब तुम एयर टेक्निक को ले रहे थे तब भी मैंने जानबूझ के उसे लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस टाइम मैं तुम्हारी पावर्स ही चेक करना चाहता था कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स है भी या नहीं कि तुम इस एयर टेक्निक को कंट्रोल कर पाते हो। लेकिन देखो तुम्हारी मेंटल पावर कितनी ज्यादा थी, जिस वजह से तुमने उस एयर टेक्निक को भी सीख लिया। और तुम्हारी इसी पावर्स को देखते हुए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? ये सुनकर तो फैंग एकदम हैरान हो गया होता है कि आखिर अचानक से यह असासिन यहाँ पर आकर ये ऐसी कैसे बातें कर रहा है। फैंग उससे कहता है, क्या मुझे कोई टेस्ट देना पड़ेगा कि बिना टेस्ट के ही मैं आपका डिसाइपल बन सकता हूँ? जिस पर वो असासिन कहता है, तुम्हें कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी पावर्स पहले से ही देख ली है, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम मेरा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? तब फैंग जैसे उसके सामने झुककर ये एक्सेप्ट करने वाला होता है कि हाँ मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ, इससे पहले ही उसके अंदर से वो लड़की उससे कहती है, रुक जाओ, क्या तुम जानते भी हो ये असासिन खुद को एक स्पिरिटिस्ट बताता है, लेकिन असल में तो ये उतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिटिस्ट है ही नहीं। असली पावरफुल स्पिरिटिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी मानो तो तुम इसके डिसाइपल मत बनो, कोई ना कोई बहाना मारकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तब उसे ऐसा शांत खड़ा देखकर वो असासिन भी हैरान होने लगता है कि कहीं इसे ये तो नहीं पता चल गया कि मैं तो एक स्पिरिटिस्ट तो हूँ, लेकिन उतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो अभी तक कोई ढंग का ब्रेक थ्रू नहीं किया, तो क्या तब भी ये मेरी पावर्स को कैसे पहचान पाएगा? मुझे तो लगता है कि कुछ सोच रहा होगा, इसलिए मुझे इसे कुछ देना पड़ेगा। हो सकता है उसे देखकर ये तुरंत ही मेरा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए वो वहाँ पर एन्चांटमेंट नाम की एक टेक्निक वाला स्क्रोल लेकर आता है। ये देखकर तो फैंग के अंदर वही लड़की एकदम हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है, ये टेक्निक वाला स्क्रोल तो बहुत अच्छा है, इसके लिए तो तुम उसका डिसाइपल बन सकते हो। ये सुनकर फैंग उस असासिन के सामने झुक जाता है और उससे कहता है, मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो असासिन भी हैरान और खुश रहता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तुमने 1 महीने के अंदर इस एन्चांटमेंट टेक्निक को सीख लिया तब मैं तुम्हें और भी अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा सकता हूँ जो कि आज तक मैंने सीखी है। लेकिन अगर तुमने 1 महीने के अंदर इसे नहीं सीखा तो मैं तुम्हें अपने डिसाइपल से हटा दूंगा और आगे चलकर तुम इस एन्चांटमेंट टेक्निक को किसी और को ना बता दो, उसके लिए मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। ये सुनकर फैंग तो हैरान रहता है, लेकिन तब भी वो इस काम के लिए मान जाता है, क्योंकि वो लड़की उसे मना रही थी कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस एन्चांटमेंट टेक्निक को सीखने में। वही वो असासिन ये सोच रहा होता है कि 1 महीने के अंदर इस टेक्निक को सीखना, वो भी मेरी मदद के बगैर, ये तो नामुमकिन है। देखता हूँ कि कब फैंग मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आएगा ये कहने के लिए कि मुझे ये टेक्निक सिखा दो, तब तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब फैंग अपने फादर के पास आकर कहता है, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन बचपन से आपने मुझे पाला है, तो इसलिए मैं आप ही को अपना असली फादर मानता हूँ और यही घर मेरा असली घर है। जिसके बाद वो एन्चांटमेंट टेक्निक को सीखने के लिए और एक गुफा के अंदर आकर उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है। जिसे सीखते हुए उसे काफी दिन निकल जाते हैं और जब उसे सीखते हुए थोड़े दिन हो जाते हैं तो वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है, जहाँ उसे वही अंडा दिखाई देता है जिसके अंदर वो लड़की है। फैंग उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही हो? जिस पर वो लड़की बताती है, तुम तो अभी अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने लगे हो, पहले तो तुम्हारे पास इतनी भी पावर्स नहीं थी कि तुम अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच सको, और मैं अभी से नहीं, मैं तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर कैद हूँ और यहाँ से बाहर से तुम ही मुझे निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें तब भी देखा है जब तुम बिस्तर पे सूसू किया करते थे और तुम्हारी मम्मी तुम्हें मारती थी, लेकिन इतने टाइम से यहाँ पे रहते हुए मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए अब तुम्हें मुझे इसके अंदर से निकालना होगा और ये काम भी सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सुनकर तो फैंग एकदम हैरान रहता है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को यहाँ पर कैद किसने कर दिया। हो सकता है इसके पीछे मेरे असली पेरेंट्स
चांस होंगे, लेकिन क्या मुझे इस लड़की को इसके अंदर से निकालना चाहिए? अगर मैंने इसके अंदर से इसे बाहर निकाल दिया तो हो सकता है कि ये मेरे लिए मुसीबत भी हो सकती है, कहीं इसका इरादा कुछ गलत हुआ तो। ये सुनकर वो लड़की एकदम गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है 15 साल में तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर थी, हर बार तुम्हारी मदद ही की है, तो क्या तब भी तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? ऐसा है तो ठीक है, कभी मत निकालना मुझे यहाँ से। जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। ये देखकर तो फैंग को काफी बुरा लगता है और जैसे वो अंडे के ऊपर हाथ रखता है उसका हाथ उसी में चिपक जाता है और उसके पावर की मदद से वो अंडा टूटने लगता है। इसलिए वो लड़की भी अंदर से फैंग के हाथ के ऊपर हाथ रखती है और जैसे वो हाथ रखती है वो अंडा पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो लड़की उस अंडे के अंदर से बाहर निकल कर आ चुकी थी, जो कि एक छोटी बच्ची होती है। तब वो लड़की फैंग से कहती है देखो मैं कितने टाइम से अंदर थी, अब मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो क्यों ना हम थोड़ी देर बैठकर आपस में बातें करते हैं। लेकिन फैंग उससे कहता है तुम तो किसी काम की मुझे नहीं दिखाई दे रही हो, क्या कोई दूसरा तरीका है जिसकी मदद से मैं तुम्हें वापस अंदर डाल सकता हूँ? इस पर वो लड़की कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे अब दोबारा कैद करना बिल्कुल नामुमकिन है और तुम परेशान क्यों होते हो? मैं बाहर निकलने के बाद तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो आई हूँ, मुझे बाहर निकालने का मैं तुम्हें इनाम देती हूँ। जिसके बाद वो उसके अंदर अपनी थोड़ी सी पावर्स डाल देती है और जैसे जैसे उसकी पावर्स उसके अंदर जा रही होती है फैंग बड़ी आसानी के साथ एन्चांटमेंट टेक्निक को सीख जाता है, जिसे सीखने के लिए उस स्पिरिटिस्ट ने उसे 1 महीने का टाइम दिया था। लेकिन उस लड़की की मदद से फैंग ने तो बस कुछ ही मिनट के अंदर उस टेक्निक को सीख लिया होता है। जिसके बाद वो लड़की फैंग से कहती है वो असासिन मुझे उतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिटिस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर वो पावरफुल स्पिरिटिस्ट होता तो वो अगर तुम्हें एक बार पोजेस कर ले तो तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स आ जाएगी कि तुम पूरी इस सिटी पर अपना राज कर सकते हो। क्योंकि स्पिरिटिस्ट बनना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इसके लिए, और तुम बड़ी ही आसानी से अपना जियानवुल रैन भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे, जिसे सीखने के लिए सालों लग जाते हैं एक कल्टीवेटर को। ये सुनकर तो फैंग भी हैरान था कि आखिर एक स्पिरिटिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है। जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हारे आसपास तो अब भी 2 स्पिरिटिस्ट हैं, एक कमजोर वाला और एक पावरफुल। जो सुनकर फैंग एकदम हैरान रह जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास 2 स्पिरिटिस्ट कैसे हैं और वो कौन कौन है। तब वो लड़की उससे कहती है कमजोर वाले ने तो मुझे उस अंडे के अंदर से बाहर निकाला और पावरफुल वाला तुम्हारे सामने ही है जो कि उस अंडे के अंदर से बाहर निकल कर आया। ये सुनकर फैंग तो दंग रह जाता है और उसे अब समझ में आता है कि ये छोटी लड़की एक स्पिरिटिस्ट है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट वाला फॉर्मेशन बना देती है और उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम उस गोंग को हरा सको, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट ला कर देने होंगे ताकि मैं उन्हें मार कर उनका एसेंस ले सकूं, जिस वजह से मेरी पावर्स बढ़ जाएगी। जिस पर फैंग हैरान तो रहता है कि आखिर वो इतने सारे बीस्ट को मार मार कर इस छोटी लड़की को कैसे देगा, लेकिन तब भी वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर निकल कर आ जाता है। तब उसे वो लड़की कह रही होती है जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें पोजेस करके अपनी पावर्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर सकती हूँ, उसका इस्तेमाल करके तुम किससे भी फाइट कर सकते हो। ये सुनकर फैंग उसका शुक्रिया करता है और फिर वो वहाँ से अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम मिंग के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके फादर और सूरो खड़े होते हैं। तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम यून होता है और वो यहाँ पर मिंग के फादर से उसका हाथ मांगने के लिए आया था। ये सुनकर तो मिंग एकदम गुस्सा हो जाती है और उसके फादर उससे कहते हैं अगर मैं इसके लिए ना कर दूं तब तुम क्या करोगे। तब यून उससे कहता है कि आप नहीं जानते कि इस सिटी के क्या रूल हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। आपकी फैमिली और हमारी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दोनों अगर एक दूसरे से लड़ाई भी करे तो इसका ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि कौन जीतेगा। इसलिए अगर मैं मिंग से शादी कर लूं तो हम दोनों की फैमिली एक ही हो जाएगी और इसके बाद से हम दोनों की फैमिली का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और कभी किसी को लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बाकी फैमिलीज को भी बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन अगर ये शादी नहीं होती है तो मैंने पहले से ही बाकी फैमिलीज के साथ हाथ मिला लिया है और वो हमारी फैमिली का साथ देने के लिए तैयार भी हैं, जिसके बाद हम आसानी से इस पूरी सुजाको सिटी पे अपना कब्जा कर सकते हैं। तो अब फैसला आपका ही होगा, आप इस सिटी को बचाना चाहते हैं या फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है जिसे देखकर मिंग एकदम ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो उसी का इंतजार कर रही थी ताकि वो यहाँ पर आकर इस यून से बदला ले सके। तब फैंग को देखकर यून एकदम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है आखिर तुम हो कौन और मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो उसके ऊपर
अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन फैंग भी उससे फाइट करता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तब फैंग को देखकर मिंग के फादर को ये समझ में आता है कि ये तो वही है जिसका गोंग के साथ चैलेंज लगा है और 1 साल बाद इन दोनों की फाइट होगी। तो वहीं फैंग अपने एन्चांटमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो युन से फाइट किए जा रहा होता है और अब युन उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था, जिस वजह से वो वहाँ पर अपनी हार मान लेता है। ये देखकर तुम्हें एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से आकर उसके गले लग जाती है। तब ये देखकर वो लड़की फैंग से कहती है, अरे वाह, लगता है तुम दोनों का कुछ न कुछ तो चल रहा है। लेकिन फैंग उससे कहता है, अपनी बकवास बातें बंद करो। जिसके बाद फैंग वहाँ से मिंग के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके फादर उससे एम्परर टॉम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं, आज से काफी साल पहले इस पूरे कॉन्टिनेंट का एक नंबर 1 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हुआ करता था, जिसने अपने मरने से पहले ही अपना एक टूम बनाया था। साथ ही उसी ने इस सुजाको सिटी और बाकी सारी जितनी भी यहाँ पर सिटी है उन सभी को बनाया है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर उस एम्परर का टॉम मिल सकता है और उसके अंदर काफी सारी कीमती चीजें होंगी, जिसकी मदद से तुम अपना कल्टीवेशन भी बढ़ा सकते हो। सूर्य को मिले कुछ क्लू के हिसाब से मुझे ये पता चला है कि कौन सी सिटी के पास उसका गेट हो सकता है, जिसकी मदद से हम उस एम्परर के टॉम के पास पहुंच सकते हैं। तो अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर हम वो सारा ट्रेजर आधा आधा बांट लेंगे। साथ ही मैं तुम्हें मिंग का हाथ देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने मिंग को देखा है, वो तुम्हें पसंद करती है और तुम भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करते हो। तो बताओ मुझे कि तुम्हारा क्या फैसला है। वहीं ये सारी चीजें सुनकर मिंग तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और शर्मा भी रही होती है, क्योंकि वो फैंग को तो पसंद ही करती है। ये सुनकर वो लड़की जो फैंग के अंदर रहती है वो उससे कह रही होती है, तुम्हें मिंग के फादर का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का ट्रेजर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन फैंग मना कर देता है कि वो ये काम नहीं करेगा। वो मिंग के फादर से कहता है, अगर आप उस ट्रेजर के लिए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए इनकार करता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो मिंग वहीं पर रोने लगती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।